दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। गोरे उनको दो कम्युनिटीज़ नहीं समझते और वो ये कन्फ्यूजन भी है ना कि वो कौन है और हम कौन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। को ऐसा लगता है कि बस ये अपने देश का सो कॉल्ड गंद ना यहाँ लेकर आते हैं। तो वहाँ पे बिजनेस शुरू करने के लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी या वर्क वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या रूल? देखिए, पढ़ाई की ना वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिग्री की वहाँ कोई वैल्यू नहीं। आप नौकरी करने जाओगे, गारंटीड है कि आपका बॉस आपसे कम पढ़ा लिखा होगा और आपसे यंगर होगा, क्योंकि आपने काम करना शुरू किया 21-22 की उम्र में, उसने काम करना शुरू किया 12 साल की उम्र में। उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, उसकी सैलरी भी आपसे ज़्यादा है। लेकिन आई थिंक ये भी अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कई बार ना यहाँ ऐसा लगता है कि लोग घर से बाहर निकलना भूल गए। ऐसा कोई टाइम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जिस टाइम पे आपको सड़क पर आदमी भागता ना मिले। फिटनेस फ्री क्या बहुत ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज़्यादा फिटनेस पे बहुत ध्यान है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान है, कॉन्वर्सेशन पे बहुत ध्यान है। वो हाँ, हम जैसे चिपकू नहीं होते, मतलब ऐसे 4 घंटे 5 घंटे बैठ के बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आपको हमारे ऐसे पॉडकास्ट बहुत पसंद आते हैं जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करते हैं। और जितने अभी तक आपने हमारे कंट्री ओरिएंटेड पॉडकास्ट देखे हैं मोस्टली यंगस्टर्स के साथ होते हैं, जहां हम नाइट लाइफ, क्लबिंग और स्टूडेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसी बात करते हैं। लेकिन आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर मोहित पंडित, ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो आज जो पर्सपेक्टिव हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया का, वो जानेंगे एक अलग एंगल से, क्योंकि इनको वहाँ पर रहते हुए 15 साल हो गए हैं। और जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं ऑन द टीचर्स साइड, या फिर ये वहाँ पर जब दूसरे काम भी कर रहे थे, कंसल्टिंग कर रहे थे कंपनीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है ऑस्ट्रेलिया को लेके बहुत अलग रहा है। और ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स का एक्सपीरियंस रहता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, उनके स्ट्रगल्स अलग हैं, इनके स्ट्रगल अलग है। तो एक नया पर्सपेक्टिव आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मोहित जी का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर हमारा ये प्लेजर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। और सिंस आप एक प्रोफेसर भी हैं तो आप स्टूडेंट से भी डील करते हैं, को आपके जो वर्कर्स होते हैं, जो आपके साथ के कलीग्स होते हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस भी होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के भी होते हैं। तो वो इंडिया को कैसे देखते हैं, प्लस आप जिस नेबरहुड में रहते हैं वो इंडियंस को कैसे देखते हैं। तो आज हम उस बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर वर्क वाइज अगर हम देखें, वर्क कल्चर वाइज अगर हम देखें, तो अभी आपकी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में कैसी चल रही है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर? सी वर्क लाइफ ऑस्ट्रेलिया में ना, आई वुड से कि दुनिया में सबसे हैप्पी प्लेस अगर कोई है ना तो वो ऑस्ट्रेलिया है। मतलब आई हैव वर्कड इन यूके, यूएस, यूरोप, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। आई फाउंड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क एंड अपना बैलेंस, जिसको बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, जो एक हवाई चीज़ है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है मेलबर्न में। 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता हुआ, मतलब अनलेस आपका काम ही 5 बजे के बाद वाला है। तो जो नॉर्मल ऑफिस वाला काम है या यूनिवर्सिटी का काम है या जो सरकारी काम है, किसी भी तरह के कंसल्टिंग काम में अगर आप हैं, तो 5 बजे के बाद नाउ यू हैव योर ओन लाइफ। और ऐसा नहीं है कि ना आप 3-3, 4-4 घंटे ट्रैवल करके, कुछ लोग हैं जिनके लिए ये बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन ज़्यादातर लोग 7 बजे घर पहुंच जाते हैं। 7 बजे के बाद देन यू हैव योर ओन ब्लडी लाइफ। तो आपको कोई एक्टिविटी करनी है, आपको जिम जाना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी है अपने लिए, तो वो है। आपको गाना गाना है, आपको कहीं रेस्टोरेंट जाना है, कहीं डेट पे जाना है, कुछ भी करना है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ। सर हमने ये सेम चीज़ वैसे यूके यूएस के लिए भी सुनी है, जो इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, 4 या 5 बजे के बाद काम नहीं करना, 1 मिनट भी ऊपर नहीं करना, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता बॉस का। तो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ हैप्पी। ये हमने सुना है यूके का कल्चर बहुत चेंज हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यूएस में तो आई कैन से कि नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएस में अब इंडियंस इतने ज़्यादा हैं कि इंडियंस ही इंडियन से कम्पीट कर रहा है। तो जब आप 5 बजे अपना बस्ता उठाएंगे ना, ऑफिस में ऑलरेडी एक तिगड़म बैठा हुआ है ये जताने के लिए कि ना मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठा हूँ, और क्योंकि वो 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठा है
तो अब आपको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको भी एक्स्ट्रा बैठना है। काम थोड़ी होता है रात के 9 बजे तक। मैंने आज तक किसी ऑफिस में रात के 9 बजे 10 बजे तक काम नहीं होते देखा। बट बॉस को इस बात से जस्टिफाई करना कि मैंने बीच में ना एक स्टार्टअप ज्वाइन करा ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑन कंसल्टिंग बेसिस। तो कुछ टाइम मैंने उनके साथ काम किया और बहुत ही यंग टीम थी, उनको नई नई फंडिंग मिली थी कुछ $2 बिलियन की, बहुत बड़ा ग्रुप था। तो जो मेरे डिसाइडेड टर्म्स थे उनके साथ और जो डिसाइडेड टाइमिंग थे, तो मैं तो अपना उस टाइम से उठ के चला जाता था। तो मुझे एक हफ्ते बाद जो फाउंडर ने ना, फाउंडर लड़का था ऐसे ही 20 साल का, ऑजी। तो उसने मुझे बातें बातें में उसने मुझे बोला कि वी वांट समबडी हु कैन हैंग आउट लिटिल बिट विद अस, स्टे अ लिटिल लॉन्गर, बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। वो जो चूरन बेचते हैं ना फाउंडर्स, तो वो मुझे बेचने की कोशिश करी। तो मैंने उसको समझाया, मैंने भाई इफ़ यू आर ट्राइंग टू वैल्यू मी थ्रू द नंबर ऑफ आवर्स आई स्पेंड इन द कंपनी एंड नॉट थ्रू माई वर्क, तो बिठा ले मुझे जितने घंटे बिठाना है, फिर मैं घंटे के हिसाब से पैसे लूँगा। मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, 9 to 9 बिलिंग, 12 घंटे की बिलिंग ले, ठीक है। और अगर मेरे काम से मतलब है तो काम मेरा 12 घंटे में हो या मैं 3 घंटे में काम करूँ, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा एक म्यूज़िक स्टूडियो है मेलबर्न में, तो बड़ी मुश्किल से एक ऑजी बैंड को हमने रिकॉर्ड किया। तो उस ऑजी बैंड को रिकॉर्ड करने के बाद हमने उनको जो गाना बना के दिया, वो हमसे गलती हो गई, वो गाना हमने उनको मिक्स मास्टर करके 3-3.5 घंटे में दे दिया। तो उन्होंने एक लोकल फोरम पे, एक फेसबुक पे फोरम था, उस फोरम पे हमारा नाम लिए बगैर, पर उन्होंने वहाँ जाके, और हम भी उसी फोरम पे हैं, तो वहाँ जाके पूछा कि यार एक स्टूडियो उन्होंने हमें इतनी जल्दी गाना दे दिया और हमारा इतना पैसा डिसाइड हुआ था। उन्होंने वो फोरम पे पोस्ट किया और पोस्ट करके पूछा कि भाई हमने एक स्टूडियो से डिसाइड किया था कि इतना इतना पैसा लगेगा, और आई थिंक बहुत ही मिनिमल फीस थी, $5,000 हमने चार्ज किया था। तो उन्होंने बोला कि हमें ये लगता नहीं कि ये पैसा जस्टिफाइड है, और हमें लग नहीं रहा कि हमने ये गलत पैसा दे दिया क्या। तो लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिया कि भाई अगर कोई आदमी एक पर्टिकुलर काम को स्टैंडर्ड टाइम से भी कम में कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने काम खराब किया है। इसका मतलब ये वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट है कि वो आधे टाइम में उस काम को कर सकता है, ही इज़ जस्ट बेटर एट इट, है ना। पर इन जनरल, कमिंग बैक टू योर प्रिंसिपल क्वेश्चन, कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को झोंकना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड जॉब करते हैं, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। और सर अगर मैं आपसे प्रोफेसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं, क्योंकि हम लोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, हमारे टाइम पे टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अजीब सा कह लो, फ्रेंडली सा कह लो, बहुत वैसा होता था कि कभी कभी टीचर पसंद करता है आपको तो कभी कभी लीनियंट हो जाता है, कभी कभी बहुत कोई नहीं पसंद करता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, या स्टूडेंट्स के पीछे भाग रहे हैं टीचर, पेरेंट्स को बुला रहे हैं कि भाई आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, मतलब बहुत पर्सनली ले जाते हैं चीज़ों को, बहुत पर्सनल रिलेशंस होते हैं। वहाँ पर कैसा है? और मतलब यहाँ पर तो टीचर्स के साथ बदतमीजी होना भी बहुत कॉमन है, टीचर्स का हाथ उठाना भी कॉमन है, वहाँ पे क्या सीन है? नहीं, ये सब नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो बिहेवियर है टीचर और स्टूडेंट का, बहुत ही प्रोफेशनल है। एज फार एज यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। कहीं पे भी ऐसा इंटरेक्शन सुनने को नहीं मिलेगा। ये तो एक नेचुरल बात है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, कि मुझे कोई टीचर पसंद आता है और मुझे कोई टीचर पसंद नहीं आता, लेकिन उसके बियॉन्ड ये बात नहीं जाती। पहली बात तो ये कि अटेंडेंस जैसे एक बहुत बड़ा इशू होता है ना इंडिया में, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपके अटेंडेंस लगाई जा रही हो, और स्पेशली आफ्टर कोविड तो बंद ही हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि द टीचर हैज़ टू फेस सम काइंड ऑफ। पर इंडिया में सर यही बहुत होता है कि टीचर्स बोलते हैं कि भाई डाउट्स पूछ लो, क्वेश्चंस पूछो ज़्यादा, और पूछ लिए ज़्यादा तो फिर उसमें डांटते भी हैं कि क्या तेरे को समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो टीचर्स इतने लीनियंट हैं वहाँ पर, जैसे आप भी टीचर ही हो एक यूनिवर्सिटी में,
तो इतना होता है कि भाई समझते हैं, वो ओपनली बात करते हैं अच्छे से, जैसे स्टूडेंट्स की भाई एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो समझी। यहाँ पे तो वही ऊपर ऊपर से डांट के भगा दिया। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, जैसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कई बार जो होता है ना, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सिर्फ वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न भी है। कई बार स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में, कुछ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी होती है। मेरे लिए बहुत ही नया था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो एक दो बच्चे थे जो क्लास में नहीं आ रहे थे और उसको ना स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं, उनके लिए अलग से बनाया जाता है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो वो दो बच्चे आ नहीं रहे थे, तो मैंने ऐसे ही अपने कोऑर्डिनेटर को बोला, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर था, कि सर ये दो बच्चे आ नहीं रहे और जस्ट लेटिंग यू नो। मैं तो अपना ड्यू डिलीजेंस वाला काम कर रहा था। तो उसने बोला कि इनका LAP प्रोग्राम अलग से मैं आपको भेजूंगा और दे वोंट बी कमिंग टू द क्लास बिकॉज दे हैव गॉट एंग्जाइटी इशूज़। और 5वें-6ठे वीक में उनमें से एक बच्चा क्लास में आया मुझे मिलने के लिए कि आई एम सो एंड सो स्टूडेंट और मेरे को एंग्जाइटी इशूज़ है। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था जानने के लिए कि एंग्जाइटी इशू क्लास में बैठ के कैसे मतलब ऑपरेट करेगा। और क्लास साइज भी बहुत छोटा होता है, 30-35 स्टूडेंट्स का। तो उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया मुझे कि बस बच्चे को जो है ना ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम होती है, टीचर से प्रॉब्लम नहीं है, बट उस बच्चे को ग्रुप में बैठ के, और ये थोड़ा सा ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि, और स्पेशली हम इंडियंस के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे हमारे लिए तो हमने तो हर जगह भीड़ ही देखी है। हाँ, एक तो हमारे लिए ना 0 to 10 नहीं होता, या तो साला 0 है या बिल्कुल 10 है, या तो बंदा ठीक है या बिल्कुल ही पागल है, बीच का कुछ है ही नहीं उसमें ना। तो जैसे किसी को पाल्पिटेशन हो जाती है, किसी को एंग्जाइटी हो जाती है, मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो एक एपिसोड था मेरे लिए पहली बार समझना कि अच्छा ऐसे भी इश्यूज होते हैं, और एक क्लास के अंदर 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं। इंडिया में तो मजाक ही उड़ा देते हैं कि पता लगता है कि भाई इसको एंजाइटी हो रही है, तो उल्टा ही हो जाता है उसके लिए। बट क्या आप जब ऑस्ट्रेलियन बच्चों को देखते हो और इंडियन बच्चों को देखते हो, आपको उनके अपब्रिंगिंग में ऑफ कोर्स फ़र्क दिखता होगा, बट उनके नेचर में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस जो आपको लगता है कि यार यहाँ पे बेटर है वहाँ पर नहीं है, या यहाँ पे बेटर है उनके बच्चों में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ आपने एनालाइज करा है ऑस्ट्रेलियन और इंडियन किड्स में? ये भी ना धीरे धीरे लर्निंग चेंज हो गई। पहले मुझे लगता था कि यार इंडियन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते ही हैं, ऑफ कोर्स जैसे हमें एक बेसिक मैट्रिक्स है कि आपको कितने के टेबल याद आते हैं, एक बच्चे से पूछते हैं ना। अब आज के टाइम में उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, सब कुछ तो अवेलेबल है। तो आप 26 into 28 करके क्या उखाड़ लोगे? तो उस बात का तो कोई मतलब नहीं था। फिर लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि द ओनली डिफरेंस दैट रियली मेक सेंस इन एजुकेशन इज़ कि वो बच्चा क्लास में किसकी वजह से बैठा है। और यही डिफरेंस है इंडियन स्टूडेंट और एक ऑजी स्टूडेंट में। ऑजी स्टूडेंट अपनी चॉइस से बैठा है वहाँ पे, वो खुद आया उस कोर्स को करने के लिए। और इंडियन स्टूडेंट आज भी अपने किसी फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर बैठा हुआ है। जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, बट अगर मुझे मौका मिलता या मुझे कोई समझाता या कोई मुझे बताता कि भाई और भी कुछ ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए, तो शायद मैं कुछ और बनता, शायद मैं कुछ और करता। लेकिन इंडियन स्टूडेंट जो है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो या तो पेरेंट्स की वजह से बैठे हैं। हर इंजीनियर आजकल अक्सर यही सोचता है इस एज में आकर कि ये पहले शायद मैं कुछ और कर लेता, अगर मुझे ज्ञान मिला होता या अगर इफ़ आई वुड हैव नोन द राइट पाथ, हो सकता है मैं कुछ और कर लेता। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे सोशल मीडिया से इतनी डायमेंशंस खुल गई हैं, लेकिन पहले नहीं थी। तो ये चॉइसेस भी नहीं थी। और अगर आप कुछ करना भी चाहते ना, तो आपको डेड एंड दिखाई देता है कि मैं करता तो मैं क्या करता, तो वेयर डू यू गो? आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं पता अभी क्या स्टेटस है इंडिया में स्पोर्ट्स का। सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बैचलर्स करने आया है बच्चा, ही इज सीरियस अबाउट इट। उसको पता है कि उसको जाना कहाँ है। उसको पता है कि अच्छा मैं टेनिस में जाऊंगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ये काम करूंगा, मेरा अगले 5 साल का ये ट्रैजेक्टरी होगा। जो प्लम्बिंग सीख रहा है, वो प्लम्बिंग इसलिए सीख रहा है कि उसको मज़ा आ रहा है प्लम्बिंग के काम में। जो म्यूज़िक सीख रहा है, जैसे आज के टाइम में भी आप देखोगे ना कि बहुत सारे कोर्स इररेलेवेंट हो गए, म्यूज़िक प्रोडक्शन इररेलेवेंट हो गया। लेकिन मेलबर्न में या सिडनी में म्यूज़िक स्कूल नहीं मर रहा, क्योंकि वहाँ जो म्यूज़िक सीखने आ रहा है, या वहाँ जो वायलिन बजाने आ रहा है, वहाँ जो फ्लूट सीखने आ रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है, वो अपना स्किल खुद डेवलप करने आ रहा है। इंडियन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन जनरल, नॉट ऑल ऑफ देम, बट यस 95% ऑफ देम या तो किसी भेड़ चाल की वजह से आए हैं, या बस इंडिया छोड़ना है। ज़्यादातर जो Tier 2 Tier 3 कॉलेज में जो बच्चे आते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका यहाँ लोकल ग्रेजुएट, जो लोकल डिग्री कॉलेज होता है ना, उनमें भी एडमिशन नहीं होता। सर वैसे ये भी कहा जाता है कि
इंडिया की पढ़ाई एज कम्पेयर टू अगर कोई इंडियन बाहर पढ़ने गया ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, तो पढ़ाई आसान हो जाती है इंडियंस के लिए, तो इसलिए वो बेटर परफॉर्म भी कर पाते हैं जो वहाँ पे ऑजीज हैं, जो अंग्रेज बच्चे हैं। तो ऐसा है क्या कि पढ़ाई वहाँ पे ज़्यादा आसान है यूनिवर्सिटीज़ में? या इंडिया की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि अब बाहर जाके वो इजी लगने लगती है, जो हमें 8th 9th 10th में पढ़ाते हैं वो वहाँ कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसा सच में है? देखो ये बात तो है कि इंडिया की पढ़ाई टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इरेलेवेंस बहुत है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी या टू पोर्ट नेटवर्क्स, क्यों पढ़ रहे हो? किसी आत्मा को आज तक नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने टू पोर्ट नेटवर्क्स क्यों पढ़ा। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, पर मुझे नहीं पता मैंने टू पोर्ट्स क्यों पढ़ा। सर बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ बायोलॉजी लेते क्यों पढ़ाई गई थी हमें नहीं पता। या जैसे आपने मैथ्स 12th तक जो अभी आपने मैथ्स पढ़ी, उसके बाद आप इंजीनियरिंग में मैथ्स 1 2 3 3 मैथ्स पढ़ोगे, क्यों पढ़ी नहीं पता। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो इरेलेवेंट है, वो इरेलेवेंट इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता, कि क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। बाद में आपको उसकी रेलेवेंस समझ में आ जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ वो चीज़ मेरे काम आ सकती थी, ये मैंने इसलिए पढ़ा, ये मेरे इसलिए काम आएगा। बाहर क्या होता है कि बाहर की पढ़ाई में ना रेलेवेंस अटैचमेंट बहुत है। जो सब्जेक्ट वो आपको पढ़ा रहे हैं वो उस डिग्री से, उस प्रोफेशन से बहुत रेलेवेंट होगा। तो इसीलिए देखा जाए तो इट्स पीपल फाइंड इट ईजियर क्योंकि वो रेलेवेंट बहुत है। अभी अगर आपने जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स पढ़ने गए और वहाँ मैं आपको मैथ्स के 2 सब्जेक्ट पढ़ा दूँ तो, या मैं साउंड की पूरी फिजिक्स लेके बैठ जाऊँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब एच.सी. वर्मा जैसी किताब भी काम नहीं आएगी, यू नो। तो इसीलिए बिकॉज रेलेवेंसी स्कोर इज मच बेटर। चीज़ ये भी है सर कि वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में। यहाँ पर किताबी कीड़े ज़्यादा बनते हैं लोग कि भाई किताब से पढ़ना, तो ये भी है सच्चाई वहाँ हाँ की? बिल्कुल, जिसको सीखना है उसके लिए तो बहुत बेस्ट जगह है। यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस टू हैंग आउट। जैसे हमारे यहाँ एक सेक्शन है रोबोटिक्स का। रोबोटिक्स की जो डिग्री है, जैसे जो 4 साल की डिग्री है रोबोटिक्स की, उसमें सिर्फ पहले 6 महीने ही बच्चा एक्चुअल में टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है। फॉर रेस्ट 3.5 years, डू यू नो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज ऑन अ लाइव इंटर्नशिप फॉर 3.5 years एंड जस्ट मेकिंग रोबोट्स। उसको खुला छोड़ दिया यूनिवर्सिटी ने, और लैब है, मतलब बहुत बड़ी लैब्स है। ओके। कंप्यूटर से लेके पता नहीं दुनिया के क्या रिसोर्सेज, ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है जो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल ना हो, और वो उसको जिसको कहते हैं ना खुला छोड़ दिया कि जा तू अब बना। ऐसे इन्वायरमेंट में जिसके ऊपर बच्चे के ऊपर प्रेशर ना हो और उसको खुला छोड़ दिया आपने आइडिएशन के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसके आसपास ना, जैसे एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्या होता है, वो बच्चे को सोचने में मजबूर करता है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है तो गैप कैसे फाइंड करें, आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो उसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में जब ये रोबोटिक्स वाला बच्चा आता है तो उसको ये समझ में आता है कि अच्छा रोबोटिक आर्म तो मैंने बना ली, लेकिन इसका करूं क्या, यू नो। तो हमने भी इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन हमें नहीं पता था उनका करना क्या, क्योंकि हम तो मार्क्स लेने के लिए बना रहे थे। तो ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं उसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में, दे आर कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन प्रोसेसेस। तो वो कमर्शियलाइजेशन वर्कशॉप में जाएगा, अटेंड करेगा, और फिर ये समझेगा कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ अपने इस डिग्री के अंदर, वो आगे चल के 10 साल में कमर्शियलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बच्चा जब डिग्री के एंड में निकलेगा तो उसका आउटपुट लेवल अलग ही होगा। सर जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना, अगर किसी इंडियन को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सबसे बड़ी बात ये सुनने में आती है वहाँ रेसिज्म बहुत है, इंडियंस को इतना एक्सेप्ट नहीं करते ऑस्ट्रेलियंस खुद ही। तो हमारे पास जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं, जो बच्चे आए हैं, वो हमेशा बताते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस रहे हैं रेसिज्म को लेकर। आप वहाँ इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो, आपका आई एम श्योर एक अलग ही पर्सपेक्टिव या अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा रेसिज्म को लेकर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखो यार, एक तो 2 बातें। पहली तो ये कि इंडियंस को कम ही रोना चाहिए रेसिज्म के लिए, क्योंकि हम पहले से ही बहुत रेसिस्ट हैं, हम खुद ही रेसिस्ट हैं। हमारे अपने इंडिया में रेसिज्म कम है क्या जो हम और किसी को रेसिस्ट बताने चले। दूसरी बात ये कि जब आप किसी के घर में जाके डिस्ट्रप्शन पैदा करेंगे तो वो रेसिज्म तो होगा, ठीक है। जब सामने वाले को तकलीफ होगी तो वो आपको रेसिज्म तो फील कराएगा ही कराएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म तो है, ये बात तो डन है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म नहीं है, फुल ऑन रेसिज्म है। कई जगह एक्टिव है, कई जगह पैसिव है। अब वो ज़माना चला गया जब आपको ना ऐसे कोई सामने से पलट के गाली देगा। अब जो ना बिहेवियरल रेसिज्म है, आपके बिहेवियर में नज़र आएगा। लेकिन ये भी ना एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी इंडियन के लिए या किसी भी और नेशन
के बंदे के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने बिहेवियर से सामने वाले का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकें, और जब आप वो नहीं करते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर रोल डाउन होता है, ठीक है। तो जैसे एक बहुत बड़ा कोहॉर्ट, जैसे बच्चा जब यहाँ से जाता है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटीज़, तो ये भी मैं समझा देता हूँ कि टीयर 1 यूनिवर्सिटी में एक क्लास में 100 बच्चा है, उसमें से 2 या 3 बच्चे ही इंडियन है। ये वो बच्चे हैं जो रोबोटिक्स में जा रहे हैं, और इनका एडमिशन मुश्किल होता है। इनका मुश्किल होता है, देयर इज अ प्रोसेस, यू नो, जीमैट स्कोर होगा, GRE कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी सर वैसे टीयर? जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गई, ये सब टीयर 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ ऐसे नहीं कोई एरा गैरा चलता हुआ पहुँच गया और एडमिशन हो गया। फिर एक आता है टीयर 2 टीयर 3, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ना आपको एजेंट बैठे मिलते हैं मार्केट में। सबसे पहले तो वो एजेंट झूठ बोल के भेजते हैं। वो एजेंट झूठ क्या बोलता है? वो एजेंट सबसे पहले झूठ बोलता है कि आपको ना सिर्फ 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर की फीस देनी है, बाकी तो बच्चे अपने आप निकाल ही लेते हैं, वहाँ पे जॉब मिल ही जाता है ना। अगर आप यहाँ से नए नए ग्रेजुएट हो, आपको आता क्या है जो आपको वहाँ जॉब मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा ये फेस करता है कि वहाँ पे जॉब ही नहीं है उनके लिए, तो काम करे तो करे क्या, ठीक है। उसको तो ट्रे उठानी नहीं आती, आज तक अपने हाथ से पानी नहीं पिया जिसने, वो वहाँ ट्रे उठाएगा कैसे, है ना। तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो बच्चों के लिए अब ये गिग इकोनॉमी में क्या बचता है ले देके? ऊबर। तो बच्चा पहुंचा और सबसे पहले, इससे पहले कि उसका बाकी कुछ सेटल हुआ हो या ना हुआ, उसका ऊबर अकाउंट सेटल हो गया। तो अब वो सबसे पहले चलाने पहुंचेगा ऊबर। जब वो सबसे पहले ऊबर चलाने पहुंचेगा, उसकी पहली 2-3 राइड खराब ही होनी है, ना उसके मुंह से इंग्लिश फूट रही है, ना उसके अंदर मैनरिज्म है, ना वो, कहना नहीं चाहिए लेकिन ज़्यादातर इंडियंस को स्मेली भी माना गया है, यू नो, तो करी स्मेल होगी या ऐसा कुछ होगा। और बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा है तो हम भी ना अलग अलग पार्ट से आते हैं, तो जैसे नॉर्थ वालों को साउथ वालों को ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता, या साउथ वालों को नॉर्थ वालों का, हमें वहाँ सबका एक्सेस मिलता है। हम तो वहाँ पाकिस्तानी के साथ भी हैंग आउट कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे ये सब कुछ दिखेगा आपको कि साउथ का बंदा कैसा है, गुजराती कैसे हैं, या फिर आसाम से बंदा जो आया है वो कैसा है, क्योंकि वहाँ पे तो जाके सब इंडियन ही हो जाते हैं। तो रेसिज्म दिखेगा, 100% दिखेगा, लेकिन उसकी अंडर लेयर्स जो है ना, वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम जब कंसल्टिंग में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या मतलब वर्ल्ड में से ना सब जगह ये कल्चर है कि बड़ा काम गोरे का और छोटा काम ब्राउन या ब्लैक का, ठीक है। हमें सीखना चाहिए एक्चुअली, ब्लैक कम्युनिटी हमसे थोड़ी आगे निकल गई, उन्होंने छाती पीट पीट के ना अपने आप को ऊपर कर लिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, है ना। हम क्या है ना, बहुत मेहनत कशी लोग हैं, तो हम मेहनत करते रहते हैं, हमें छाती पीटनी नहीं आती, क्योंकि छाती नहीं पीटते इसलिए हमें जगह नहीं मिली, ठीक है। तो वो बड़ा काम गोरे का, छोटा काम ब्राउन्स का। तो जैसे ही आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि जैसे उस सिस्टम में आप एंटर करोगे तो आपको दिखेगा जितने भी टॉप CEO CFOs मेजॉरिटी 90% 95% वो सब आपको गोरे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरा फील्ड है मार्केटिंग का या परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत ही नीश सेक्टर है, उसमें ज़्यादातर आपको इंडियंस मिलेंगे ही नहीं, बहुत ही रेयर कोई होगा। तो जैसे ही आप एक्चुअली में पहली बार किसी CEO से या किसी क्लाइंट से मिलोगे ना, तो यू एंटर द बोर्ड रूम, वो सबसे पहले आँख थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आता है, कुछ आएगा आपको नज़र, आई कांट इवन डिस्क्राइब इट, लेकिन है ना, इट्स द स्मेल ऑफ द रूम, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या वहाँ पर है। तो उसको लगता है कि यार ये देखो, आप कुछ भी हो लग रहा है अपनी, हाँ हम पढ़ लिए लिख लिए सब कुछ कर लिया, अंग्रेजी भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ना गोरे नहीं है। तो उसको लग रहा है कि या तो मतलब वो भापने की कोशिश कर रहा है कि अब क्योंकि आप फॉर्मल्स में है ना, तो वो एकदम से कह भी नहीं सकता कि इंडियन ही है, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी होता है, वो एनालाइज कर रहा है जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे। जब आप मुंह खोलोगे, 5 मिनट बात करोगे, उसको बताओगे, है ना, कि भाई दिस इज़ माई स्किल, मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, तब वो रियलाइज़ करता है कि अच्छा नहीं माई कंसेप्शन और माई मिसकंसेप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर रेस और अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ कंट्री इज़ डिफरेंट, या गलत भी हो सकती है ना। क्योंकि अब ज़्यादातर आप डील किन से कर रहे हो? ऊबर ड्राइवर से। और ऊबर ड्राइवर कौन है? वही इनिशियल वाले स्टूडेंट, उसको दिल्ली में मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, वो पहुंच गया वहाँ गाड़ी लेके, ठीक है। ये बात ठीक है कि ऊबर में पैसे बनते हैं, सब कुछ होता है, ऊबर ने कितने सारे लोग स्किललेस कर दिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जितना स्टूडेंट जाता है 3 या 4 साल 5 साल पढ़ने के बावजूद भी बच्चा स्किललेस है, क्योंकि उसने सीखा तो कुछ है ही नहीं। और वो गया क्यों था? अगेन बैक टू द सेम थिंग ना, कि वहाँ का बच्चा
अलग इंटरेस्ट से बैठा है क्लास में, और ये तो महाराज क्लास में गए ही नहीं। सर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि अगर कोई बंदा वहाँ पर आके पढ़ाई भी कर रहा है, पार्ट टाइम भी कर रहा है खुद के सर्वाइवल के लिए, तो आपका वो चीज़ थोड़ी सी, आप उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते? आई वुड से सर्वाइवल इज बहुत अच्छी चीज़ है। हम सब ने सर्वाइव किया। मैंने पार्ट टाइम नहीं किया? मैंने भी पार्ट टाइम किया। जब मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया गया था पीएचडी करने, तो पीएचडी में जो स्टाइपेंड मिलता है वो ऑब्वियसली इतना नहीं होता कि आप सर्वाइव कर सको, अपनी फैमिली को साथ ले जा सको। ठीक है, तो मैंने भी काम किया। मेरा पहला जॉब था, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। अच्छा। लेकिन मेरे काम करने में और या किसी और के काम करने में अंतर इतना था कि मैं बाय द एंड आई फिनिश्ड 1 ईयर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। मेरी अपनी कंपनी थी एक दूसरे पार्टनर के साथ सिक्योरिटी गार्ड की, और मेलबर्न के जितने भी टॉप मोस्ट वेन्यूज़ थे, जिनको आप क्लब्स बोलते हो, वो सब हमारे पास थे। सबके कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास थे। ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा जिसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, या कहीं एक ऊपर से आदमी कितना कमा लेगा? $70-80 हज़ार, $90,000। उसके बाद तो सीलिंग लग गई ना। ठीक है, अब आप $70,000 एक नए ग्रेजुएट को दे दो, पागल हो जाएगा। लेकिन आप मेरी उम्र में किसी को $70-80 हज़ार दोगे, उसका तो भाई घर का खर्चा $1,00,000 है। घर हाँ, का खर्चे भी तो उस हिसाब से। हाँ, खर्चे भी उसी हिसाब से हो गए ना। खर्चे भी तो उसी हिसाब से हो गए। तो जो आदमी एक्चुअली में 15 साल से हो या 20 साल से हो ऑस्ट्रेलिया में, उसका $1,00,000 में कुछ नहीं होने वाला। अच्छा सर, हमने जैसे आप बता रहे हो ऑस्ट्रेलियन बच्चे और इंडियन बच्चों का कंपैरिजन कर रहे थे, हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे सरकार जो है वो पैसा बहुत देती है स्टूडेंट्स को, या अगर आप एडिक्ट हो, ड्रग एडिक्ट हो, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो, तो भी आपको बहुत पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो मोस्टली एडिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर वो घर बैठे हैं, यूजलेस हो रहे हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है सरकार से। तो ऐसा सच में है? यस एंड नो, 50-50। तो ये जिस तरह से मार्केट किया जाता है ना, ये भी जो एजुकेशन काउंसलर्स होता है ना, ये इसको भी मार्केट करते हैं कि जी वहाँ तो ऐसा पैसा बट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी को पैसा, हमें तो आज तक 15 साल में $1 ना मिला, और ना ही चाहिए। ठीक है, किसी भी अच्छे इंडियन को या किसी भी अच्छे सिटीज़न को, किसी को सरकार से $1 नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वहाँ पे एक्चुअली सड़कों पे दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई पैसा जो आप टैक्स पे करते हो उसकी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक छोटा सा एक बात सोच रहा था, मुझे मेरे फादर को किसी क्लिनिक में ले जाना था देहरादून में, बट हम क्लिनिक पहुँचे तो क्लिनिक पे स्टेयर्स बनी हुई थी, तो 10-12 स्टेयर्स में उनको कैसे चढ़ाऊँ, क्योंकि वो उनको थोड़ी सी मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह ऐसी नहीं देखी जहाँ पर ये व्हीलचेयर का एक्सेस ना हो। बन ही नहीं सकती, बिल्डिंग पास ही नहीं होगी अगर व्हीलचेयर का एक्सेस नहीं होगा। तो इतनी छोटी सी चीज़ है। आप इंडिया में आज भी, मैं तो बोल रहा हूँ, आप एक सेक्टर में आप 2 बिल्डिंग ऐसे ढूंढ के दिखाओ जिसके अंदर व्हीलचेयर का एक्सेस हो। तो इन छोटी छोटी बातों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। व्हीलचेयर पार्किंग स्पेशली, हाँ, व्हीलचेयर पार्किंग हो गई, व्हीलचेयर एक्सेस वाली पार्किंग हो गई। ऐसा नहीं कि व्हीलचेयर वाला बेचारा जा रहा है 2 किलोमीटर दूर पार्किंग करने, उसके लिए भी वहीं बिल्कुल सामने पार्किंग है। इन सारी छोटी छोटी बट यंगस्टर्स में जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि वो आलसी होते जा रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है वहाँ पर, या इसलिए वो इंडियन से चिढ़ रहे हैं कि इंडियंस जॉब उनकी खा रहे हैं। ऐसा है सच में? नहीं, तो ये ना एक मिसकंसेप्शन है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जॉब खाना क्या होता है। देखिए, किसी भी जॉब में ना, जॉब रिलेटेड है जॉब की कॉस्ट से। ओके, हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग भी जो होती है वो कॉस्ट की वजह से ही होती है ना। तो इंडियन की क्या प्रॉब्लम है, इंडियन जाके सबसे पहले वहाँ हर चीज़ का रेट तोड़ देता है। जब आप जैसे इस बात को ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम है। ठीक है, एक प्लम्बिंग की कॉल आउट फीस जो है वो $300 है। अब प्लम्बर को बुलाएंगे, वो काम करे या ना करे, वो $300 जरूर लेगा। ठीक है, प्लस जो वो काम करेगा उसकी 40 मिनट्स की कॉल आउट फीस होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट बना हुआ है, एक कंट्री के अंदर का स्टैंडर्ड सिस्टम है। ठीक है, आप उस सिस्टम के अंदर गए, आपने बोला जी नो कॉल आउट फीस, मैं आऊँगा फ्री, बस मुझे बुला लो। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है। जब इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको गाली पड़नी पड़नी। ठीक है, एक टाइम था जब, जैसे मैंने बोला ना कि बड़ा काम गोरेगा, तो प्रॉपर्टी का काम जो था गोरेखा था। ठीक है, किसी एक देसी को लगा कि यार पैसे तो इसमें, ये प्रॉपर्टी में घुसो, इसमें टाई वाई लगाओ, तो वो टैक्सी से निकल के प्रॉपर्टी में घुसा। वो भाई घुसा तो उसके पीछे 10 और घुसे। तो धीरे धीरे अब आपको गोरा प्रॉपर्टी डीलर ऑस्ट्रेलिया में ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। अच्छा जी।
अपने लोग डोमिनेट कर रहे हैं। सब अपने लोग डोमिनेट कर रहे हैं। आपको डोमिनोज में घुसोगे तो अपने लोग मिलेंगे, रियल स्टेट में घुसोगे तो अपने लोग मिलेंगे। अब आपका नंबर इतना बड़ा हो गया है तो आप लोगों की आंख में चुभोगे ना। ट्रक ड्राइवर वो सब इंडियंस। अब जैसे ट्रक ड्राइवर्स का ना एक रेडियो होता है तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे ये इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है तो कई बार रोड्स ऐसी हैं और ट्रक बहुत बड़े होते हैं। तो ट्रक जब एक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करता है तो पीछे वाला ट्रक आगे वाले ट्रक से कम्युनिकेट करता है रेडियो पे कि तू मुझे आगे देख के बता कि क्लियर है या नहीं। जब तू कहेगा क्लियर है तो मैं तुझे ओवरटेक करूंगा। गाड़ी की तरह नहीं है ना कि फुश करके निकल गया। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गुड 20 seconds फॉर अ ट्रक टू ओवरटेक अनदर ट्रक। तो ये ट्रक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिकेट करके वो आगे बढ़ेगा। वो कहीं पे करते हैं कम्युनिकेट, UHF रेडियो आता है उसके ऊपर कम्युनिकेट करते हैं और वो एक चैनल होता है। ओके। चैनल की एक फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे चैनल एक पर्टिकुलर चैनल 40 पे ये बात चल रही है, ठीक है। पर जैसे ही वो चैनल 40 उसने खोला, पता चला चैनल 40 पे पंजाबी गाने बज रहे हैं। अब आप गाली नहीं खाओगे तो क्या करोगे, है ना। अब गोरा पिस ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। और वो मतलब चाहे उनके घर की बातें चल रही हैं, पंजाबी में चल रहा है, किसी और लैंग्वेज में चल रहा है, ज़्यादातर पंजाबी हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में। तो ये छोटी छोटी बातें, ये अंडर लेयर अगर आप समझो तब आपको समझ में आएगा यार ये रेसिज्म क्यों है। एंड सर हम ये भी देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट्स बहुत हो रही हैं। इंडियन फ्लैग को ऐसे फाड़ा जा रहा है। हिंदू और सिख्स में बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं राइट्स। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में अभी है या शांत हो रखा है या क्या सीन चल रहा है? ये एक्चुअली ना ये मूवमेंट चलती बाहर से है, तो ऑस्ट्रेलिया में फुल ऑन है अभी भी है? हाँ, इट्स 24/7। वो फिजिकल वायलेंस तक भी एक्सटेंड पहुंच जाता है या नहीं? सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक एक्सटेंड इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि दे ऑल्सो नो देयर थ्रेशोल्ड। तो फिजिकल तो वो कुछ कर नहीं पाते। झंडा वंडा वगैरह जलाना चलता रहता है, लेकिन थैंकफुली हमारे लोग थोड़े इतने सेंसिबल हैं कि वो लोग रिएक्ट नहीं करते। एक तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो सब पुलिस को बता के किए जाते हैं, और खालिस्तानी थोड़े से इस मामले में इंटेलिजेंट हैं कि वो निशान साहिब यूज़ करते हैं ना झंडे पे, तो उनके झंडे पे कुछ करना सही नहीं होगा। वो थोड़ा सा रिलीजियस सेंटीमेंट को ब्लॉक करने वाली बात चली जाएगी। तो मतलब लेकिन हाँ, इट्स एन ऑन गोइंग इशू। बट हाँ, उनको टाइट करके भी रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। यूपी हरियाणा वाले लोग जो हैं अच्छे से टाइट करके रखते हैं। तो बट ये चलता रहता है वहाँ पे। आपको कभी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है इस वजह से कि कुछ एरियाज है जहाँ आपको जाने में डर लग रहा हो, या फिर? डर तो देखो हमें हो गए इतने साल, लेकिन मतलब स्पेसिफिकली अब टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं तो यूपी का हूँ तो डर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे हमने ईयर 22 में बहुत बड़ी तिरंगा रैली होस्ट करी थी मेलबर्न में, तो उसके बाद काफ़ी फेस टू फेस हुआ और काफ़ी टाइम तक जो सामने वाली पार्टी थी वो हमें ट्रेल करती रही गाड़ियों के पीछे, हॉकी स्टिक्स वगैरह लेके, वो सब हुआ। हाँ, लेकिन कभी ऐसा आमने सामने होना मतलब एक डराने वाली चीज़ डिफरेंट होती है, तो डरता तो कोई है नहीं। बट ऐसा है उनके एरिया में कोई चला गया तो रिस्ट्रिक्शंस या परेशान करते हैं वो जानबूझ के कुछ? अरे हम तो जो रोज़ जाते हैं उनके एरिया में, रोज़ हनुमान चालीसा बजाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट गोरे इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि भाई उनके देश में आके एक ही देश के दो कम्युनिटीज़ लड़ रही हैं ऐसे? तो वो अब क्या है ना कि ये भी एक समझने वाली बात है कि गोरे उनको दो कम्युनिटीज़ नहीं समझते, और वो ये कन्फ्यूजन भी है ना कि वो कौन है और हम कौन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि बस ये अपने देश का सो कॉल्ड गंद ना यहाँ लेकर आते हैं। दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। ये भी रेसिज्म का बहुत बड़ा कारण है कि आप अपनी लड़ाइयाँ लेके, अपना सब कुछ लेके यहाँ ले आए, अपने झंडे चला रहे हैं। उनको ये सब पसंद नहीं आता। ऑस्ट्रेलियन लाइफ जो है ना बहुत ही चिल्ड आउट, बहुत ही कूल है। दे डोंट केयर, यू नो। वहाँ पे मतलब मुझे पहली बार बड़ा अजीब लगा, लोग सिटी में, एक्चुअल CBD सिटी में लोग काम करने के बाद नंगे पैर चल रहे हैं, जिसको आजकल के कॉन्सेप्ट में आप अर्थिंग बोलते हैं ना। तो वहाँ पे बड़ा बहुत ही ईजी वो है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पे आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा आप कौन सी ब्रांड पहन रहे हैं। यू नो, आप 5-6 साल ऑस्ट्रेलिया में रह लो, आपके ब्रांड पहनने का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा गुची प्राडा पहनने का। नोबडी केयर्स। एक थोड़ा बहुत हमारी कम्युनिटी में ही है ये दिखावा, थोड़ी बहुत हमारी नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी में है कि हमें यू नो ऊपर एडिडास, नीचे एडिडास का पजामा, नीचे एडिडास के जूते। बस इसके अलावा ऑजी कल्चर में कहीं नहीं है।
वेरी चिल्ड आउट पीपल, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं। तो ये सब कुछ नहीं है। बस जब आप उनकी लाइफ में एज अ डिस्ट्रप्टर आते हो ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और वो किसी में भी होगा यार, हमारे यहाँ भी होगा। बट आज की डेट में अगर कोई प्लान कर रहा है कि मूव आउट कर जाए ऑस्ट्रेलिया, तो ये अच्छा डिसीजन है या नहीं? ये डिसीजन उस पर डिपेंड करता है कि वो मूव आउट क्यों करना चाहते हैं। अगर वो अपने बच्चों की बेहतर लाइफ और पढ़ाई और साफ इन्वायरमेंट के लिए कर रहा है तो हाँ, व्हाई नॉट। अब जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स हैं, जैसे हर जगह इकोनॉमी डेड हो रही है, जॉब्स ये सब कहने की बात है। सब दुनिया में सब जगह काम चल रहा है। अभी इंडिया में कब से लोग एजेंडा चलाते रहते हैं इस बात का ना, कि ये नहीं है वो नहीं है, पर सबका कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना। तो ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब वहाँ से सारे इंडियंस लौट के वापस आ गए हों, ऑस्ट्रेलिया में रह ही रहे ना लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, जॉब्स भी हैं, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में आई सी इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पे कुछ भी स्टार्टअप करना हो, ज़्यादातर स्टार्टअप्स आर अराउंड क्विक कॉमर्स। ऑस्ट्रेलिया में क्विक कॉमर्स कभी नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग इज़ टू मच। तो कंज्यूमर को आदत पड़ी हुई है कि 5 या 10 दिन वेट करना, 15 दिन वेट करना। चाइना से माल मंगाने की आदत हो गई है। ओके, तो वेट करने की आदत हो गई है। यहाँ तो अभी मैं कल परसों देख रहा था, मेरा कज़न आईफोन मंगा रहा था, तो वो ये देख रहा था कि ये 17 मिनट में डिलीवर होगा, ये 12 मिनट में डिलीवर होगा। तो ही वॉज विलिंग टू पे 2000 रुपये एक्स्ट्रा, जो 12 मिनट में डिलीवर होगा। मैंने भाई हद हो गई, हम लाइनों में लगते हैं आईफोन लेने के लिए, यहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं है। इसलिए कोई अंग्रेज यहाँ भी आता है इंडिया में ट्रैवल करने, और वो देखता है ये सब भाई इतनी फास्ट डिलीवरी हर चीज की, सब इतना जल्दी आ रहा है, तो भी शौक होते हैं कि हाँ, भाई शौक होता इंडिया है। में ऐसा कैसे हाँ, चल शौक रहा होते हैं, यूपीआई देख के शौक होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये भी सीखने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको ऑस्ट्रेलिया से सीखना है, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत कुछ सीखना है इंडिया से। बट सर अगर जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें और या स्कूलिंग लेवल पे बात करें, क्या अडेप्ट करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को जो इंडिया में है, जो आपको लगता हो कि भाई ये बहुत अच्छा फैक्टर है जो इंडिया में नहीं फॉलो हो रहा पर हो सकता है, या करें तो बहुत अच्छा होगा? कुछ है ऐसा, या कोई ऐसा कोर्स आपने कुछ अलग सा देखा हो, या कुछ ऐसी चीज़ जैसे रोबोटिक्स आपने बताया? जितने भी कोर्सेज जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ना, देखो एक तो जैसे मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं, जैसे एमबीए वैसे भी एक फर्जी डिग्री है, चाहे वो स्टैनफोर्ड से क्यों ना हो। ठीक है, कुछ होता नहीं है उसके अंदर। यू एक्चुअली गोइंग पेइंग स्टैनफोर्ड फॉर द नेटवर्किंग देयर। डिग्री के अंदर कुछ नहीं है। तो जब तक आप काम करोगे नहीं अपना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी एंटरप्रेन्योरशिप। एमबीए आपको नहीं सिखा सकता पैसे कैसे कमाना है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं ना, चाहे वो लॉ में हो, साइंसेज में हो, आर्ट्स में हो, जो भी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, वो सब तभी हो पाएंगे ढंग से जब आप एजुकेशन में ना थोड़ा सा, जैसे जितने भी वेस्टर्न, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो रहे हैं, थ्योरी से दूर भाग रहे हैं। और थ्योरी कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। कोई भी स्टूडेंट को एक्साइटमेंट नहीं आता थ्योरी पढ़ने में। तो आप थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसका अंत नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा। 4 साल की 5 साल की आप डिग्रियां कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डिग्रियां आजकल 5 साल की होती हैं। तो 5 साल की डिग्री, 5 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग थ्योरी, आप ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करें, या कोर्सेज के अंदर ऐसे मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करें जो उसको प्रैक्टिकल बनाए। सर क्या Tier 2 यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंसिव है अगर कोई इंडियन वहाँ पढ़ने जाता है Tier 2 यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना? नहीं, Tier 2 इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, Tier 1 से आधे प्राइस पे होती हैं। और ये भी एक धंधा है। जो बच्चे Tier 1 या Tier 2 में जो जाते हैं, उनको Tier 3 में धकेला जाता है, ये कह कि भाई अब फीस आधी हो गई है तो Tier 3 में चलो, कॉलेज में चलो। कुछ कॉलेजेस की हालत तो ट्यूशन सेंटर से भी बुरी है। अच्छा। हाँ, लेकिन और बच्चे को जाना नहीं होता, वहाँ कुछ नहीं होता, अटेंडेंस चल रही है, असाइनमेंट बन रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे जो लोग कोई बताता नहीं है। अगर कोई Tier 2 Tier 3 में जा रहा है तो उसको भी वादे ठोके जाते हैं, जॉब तो लगी जानी है, टेंशन। हाँ, वो तो ये मेन धंधा इसी पे बेस्ड है ना। देखिए, Tier 1 में जाने वाला बच्चा ऑलरेडी ऊपर वो है, तो क्रीम है जो वहाँ चला वो गया, क्रीम ही चलो, है, हाँ। वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। जो GMAT GRE का एग्जाम लिखता है, वो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी अपना प्रोफेसर सब कुछ अपने आप ढूंढ लेता है। उसको ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत है, जिसको ना 4 किले ज़मीन बेच के बाहर निकलना है, उसको ज़रूरत है। वो कैश लेके हाथ में घूम रहा है कि किसी तरह मुझे बाहर भेज दे। IELTS PT के एग्ज़ाम के फर्जी स्कोर्स, ये सारा धंधा, एक इकनॉमी है इसके ऊपर। तो अब चक्कर क्या है ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी अपना बैंड वैगन जंप करने की कोशिश कर रहा है।
उसको चाहिए कि भाई मैं किसी तरह, और वो इसीलिए वो अपने बच्चे को एजुकेट करना चाह रहा है ना। तो आप एजुकेशन के लिए जा तो रहे हो, लेकिन आर यू रियली गेटिंग एजुकेटेड? कुछ लोग हैं जो सीख लेते हैं टाइमली, कुछ लोग हैं जो जिनको यही नहीं समझ में आता मैं ये कर रहा हूँ लेकिन कर क्यों रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो आए थे कुछ कोर्स करने, लेकिन वो कोर्स के बाद उन्होंने कुछ और किया, फिर नौकरी करी, फिर जैसे किसी ने अभी एक रिसेंटली एक मेरा स्टूडेंट है, उसने पहले एक रेस्टोरेंट खोला। एक्चुअली पहले वो आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है ना, वो वैन्स वाला, फूड वैन वाला। पहले वो फूड ट्रक खोला, वो चाइनीज़ खोला, वो चला नहीं। फिर उसने समोसे का एक अलग से फूड ट्रक खोला सिटी के अंदर, जो गोरों को बहुत पसंद आया। तो वो उसका ब्रांडिंग डिफरेंट हो गया, तो उसने बिल्कुल इंग्लिश नेम से ब्रांडिंग वगैरह करके तो उसने वो खोला। फिर एक ऑजी रेस्टोरेंट खोला, स्टेक हाउस खोला। और अभी उसने एक वियर्ड सा काम ढूंढा है, वो घर के अंदर स्टेयरकेस बनता है ना, तो ही स्पेशलाइजेज इन मेकिंग स्टेयरकेस। वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट 50-60% कमर्शियल स्पेसेस में वो उसका सप्लायर है। 2-3 साल हो गए काम करते हुए। लोगों ने अच्छे नीश ढूंढ रखे हैं यार काम करने के। किसी इंडियन के लिए इजी है वहाँ पे रेस्टोरेंट है, ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना? हाँ, आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाओगे मोस्टली वो किसी इंडियन का ही होगा। अच्छा, मोस्टली वो किसी इंडियन का ही होगा। बट वहाँ पे बिजनेस शुरू करने के लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और या वर्क वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या रूल्स देखिए हैं? पढ़ाई की ना वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिग्री की वहाँ कोई वैल्यू नहीं। आप नौकरी करने जाओगे, गारंटीड है कि आपका बॉस आपसे कम पढ़ा लिखा होगा और आपसे यंगर होगा, क्योंकि आपने काम करना शुरू किया 21-22 की उम्र में, उसने काम करना शुरू किया 12 साल की उम्र में। उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, उसकी सैलरी भी आपसे ज़्यादा। खैर, और सैलरी की पैरिटी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। एक तो जो ना क्लास डिफरेंस नहीं है, तो जो आदमी नीचे काम कर रहा है और ऊपर काम कर रहा है उसमें सिर्फ 5 या 6 हज़ार डॉलर का अंतर होगा, 10 हज़ार डॉलर का अंतर होगा। तो इतना डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई ऐसा मरा जा नहीं रहा है कि मतलब कि उसका इतना ज़्यादा वो क्लास डिफरेंस एंजॉय करे। तो वो जो आदमी प्लम्बर है, देखिए ये बात सीखने वाली है कि जो आदमी प्लम्बर है वो उसको उतनी इज्जत मिलती है जितनी एक आईटी प्रोफेशनल को मिलती है। और ये बात हमारे घरों में भी सीखने वाली है कि आज भी आपके घर में प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन आएगा ना, तो उसको एक अलग ग्लास में या अलग उसमें उसका पानी का ग्लास भी अलग है। जब तक ये हमारे घर की वैल्यू सिस्टम से ये बाहर नहीं निकलेगा। ऑस्ट्रेलिया तो अभी बहुत दूर है सर, बहुत दूर है। सर कभी कभार ये सुनने को मिल जाता है ऐसे, जब बाहर रहते हैं तो जो लोकेलिटीज़ होती है वहाँ पे, जो नेबरहुड होता है वहाँ पे, जो अगर गोरे रहते हैं तो वो ऐसे इतना कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते। सिंस आप वहाँ इतने साल से रह रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको वहाँ पे फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे गोरों से इतनी इंटरेक्शन होती है सब लोग? हाँ, ऑफ कोर्स होती है यार। जैसे जिस कम्युनिटी में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे गोरे भी हैं। और अगेन इट बॉइल्स डाउन टू कम्युनिकेशन। ओके, ये बात तो यहाँ पे भी है, ये बात तो दिल्ली नोएडा में भी ना, एनसीआर में भी है। ये आपके ऊपर है, अगर आप कम्युनिकेट ना करना चाहो तो आप अपने नेबर से कम्युनिकेट नहीं करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर आप चाहो तो कम्युनिकेशन होगा। लाइक जहाँ हम रहते हैं वहाँ बगल में एक ऑजी परिवार रहता है, और दोनों ओल्ड हैं, पति पत्नी रहते हैं। उनके बच्चे जो हैं, जैसे हम यहाँ से बाहर रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ से भी बाहर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। और दे ट्रीट अस लाइक देयर किड्स एंड वी ट्रीट देम लाइक आवर पेरेंट्स। लेफ्ट साइड में एक ऑजी फैमिली रहती है, बड़ी ऑजी फैमिली रहती है, उनके साथ हम सारे हॉलीडेज करते हैं, सब कुछ करते हैं। कैसे चिल करते हो आप लोग, कैसे पार्टीज करते हो, कुछ करते हैं आप लोग? फेस्टिवल्स अब बारबेक्यू चले गए, फार्म पे चले गए, एक्टिविटी कर ली। फेस्टिवल का रोना ना यार हमारी कम्युनिटी में, तो ठीक है, ये रंग बहार वो सब ठीक है। वो सर वो लोग भी तो करते होंगे ना अपने नए साल पे, क्रिसमस पे, उनका यार भी देखो, चलता है। उनके यहाँ फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है और बहुत शॉर्ट लिव्ड है। और ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही क्रिसमस के टाइम पे गर्मी होती है, तो वहाँ मैंने बोला ना, वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस इतना मस्त है कि एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल। अब जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, आपके कपड़े उतर गए, जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, आप पूल में घुस गए या ओशन में चले गए, जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, बीयर की बोतल खुल गई। नोबडी इज टेलिंग, जैसे मतलब कितना रॉन्ग नोशन होगा ना इस बात का कि आप ऑफिस में बियर पी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम तो ऑफिस में पी लेते हैं। मौका देख रहे हैं मौज काटने का, मतलब हाँ। हल्का सा अभी मौसम में बदलाव आया, चलो। हाँ, नहीं, सो नोबडी इज वेटिंग फॉर समबडी टू डाई, यू नो। सबको मौका चाहिए और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से जीवन जीने वाले हैं, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को एंजॉय करने वाले हैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आपने अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने बोला मैं अपनी कम्युनिटी में रहूंगा,
तो देखिए फिर आप दूसरे को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया और आपने बोला कि नहीं नहीं मैं तो अपना ही, मुझे अपने ही मंदिर जाना है, मुझे अपना ही, वो सब बातें अपनी जगह अच्छी हैं, ठीक है, वो हमारी, दैट इज़ टू पर्सनल, जो ना, जैसे रिलीजन हो गया, बहुत पर्सनल चीज़ है, ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। लेकिन वो ना तो आप किसी पे इन्फोर्स कीजिए, ना किसी के सर पर थोपिए, तो कौन परेशान होगा आपसे? कोई भी नहीं परेशान होगा। अगर आप बाहर निकल के सुबह किसी को उठ के गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिप्लाई ना करे, है ना। तो यू गो आउट फॉर अ वॉक, ऐसा कोई टाइम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जिस टाइम पे आपको सड़क पर आदमी भागता ना मिले। फिटनेस फ्री क्या बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज़्यादा फिटनेस पे बहुत ध्यान है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान है, कॉन्वर्सेशन पे बहुत ध्यान है। वो हाँ, हम जैसे चिपकू नहीं होते, मतलब ऐसे 4 घंटे 5 घंटे बैठ के बात नहीं करेंगे, यू नो, दे वेरी फेयर एंड क्विक अबाउट इट। बट द आइडिया इज़ कि भाई एवरीबडी वांट्स टू लिव, हर कोई जीना चाहता है। तो अगर आप बात नहीं करेंगे, आप मुंह फुला के रहेंगे, एक कम्युनिटी में एक जगह आप 3 या 4 साल से रह रहे हैं, मुंह फुला के रहते हैं, आप कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगा कि यार ये बंदा, यू नो, ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी कोई मकान है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कौन, तो हमारे पास अलग से एक भूत वाइब आ जाती है उसके अंदर अरे भैया पता नहीं कौन रहता है यहाँ तो सेम वहाँ पे भी है, अगर किसी को नहीं पता यहाँ कौन रहता तो भूत वाइब है, और अगर पता है तो आप, सारी दुनिया को पता है कि आप कौन हो। बट वहाँ पे ऐसा भी होता है सर कि मोस्टली शॉप्स जो हैं वो 6-7 बजे बंद हो जाती है, मार्केट पब्लिक प्लेसेस वीरान सी हो जाती हैं। हाँ, ये बात सही है, मार्केट 5 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आपको शाम वाम के ग्रोसरीज और वो सब करने हो, वो सब खुला रहता है? हाँ, Essentials? ग्रोसरीज, एसेंशियल ग्रोसरीज खुला रहता है, पर मेन मार्केट बंद हो जाता है। सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे 9 बजे तक खुलता है, और बट इट इज़ नॉट एज वाइब्रेंट एज इंडिया। लेकिन इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह सब खुले रहते हैं 9-10 बजे तक। तो आप कुछ मिस करते हो इंडिया के बारे में वहाँ रहते हुए, देखो जब फैमिली के अलावा? क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली फैमिली जब इंडिया से जाते हैं ना तो ये थोड़ा सा क्विक कॉमर्स फील होता है, लेकिन आई थिंक ये भी अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कई बार ना यहाँ ऐसा लगता है कि लोग घर से बाहर निकलना भूल गए। मैं परसों मैं अपने कज़न्स के साथ था, तो मैंने उनको बोला कि चलो डिनर पे चलते हैं, तो कोई हिलने के लिए तैयार नहीं था भाई। बोला बस स्विगी पे बटन दबाओ, घर पे ही आएगा, हम नहीं जाएंगे। अरे मैंने बोला यार क्या हो गया, मतलब देयर इज़ अ वाइब ऑफ गोइंग आउट ना। तो मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैं, मेरी वाइफ कई बार ना ऐसे बाइक पे चले जाते हैं, तो अब इस उम्र में ना ऐसे ये 200 किलोमीटर की राइड नहीं होती, तो राइड होती है छोटी। क्या करने जा रहे हैं, जैसे दूध ब्रेड लेने चले गए, एक छोटी सी राइड है, 4-5 किलोमीटर चले गए घूम के, और एक कैफ़े चले गए, कॉफ़ी पी के वापस आ गए। वो चीज़ अब यहाँ पॉसिबल नहीं है इंडिया में, मुझे तो नहीं दिखती कहीं भी पॉसिबल। और ब्लिंकिट ने तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बंदे पेड़ के अंदर छुपा रखे हैं सही कह रहे हो सर। और वो बटन दबाओ और ऐसे तो वो पेड़ से लटके ना एक लंगूर ऐसे नीचे आ जाता है सर ये रहा सामान आपका। तो इट इज समटाइम्स वेरी स्कैरी, बट आलसी बना दिया सर ऐसी ऐप्स ने इंडियन। हाँ, बहुत ज़्यादा। और एक आलसी बना दिया, और एक पूरी यूथ को ना, एक बहुत बड़े सेक्शन को ड्राइवर बना दिया है। तो ड्राइविंग से परे हम सोच नहीं रहे हैं कि क्या हो सकता है। और मतलब बाहर के लिए ये भी कहा जाता है कि भाई बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कि अपने काम खुद करने पड़ते हैं। ये एक नेगेटिव की तरह देखा जाता है। इंडिया में इतनी डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल है कम प्राइस पे, आपके लिए कोई खाना भी बना देगा, आपके लिए कोई गाड़ी भी साफ़ कर देगा, ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाओ जो आपको करनी है। ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी अब्रॉड जो इंडियंस रहते हैं वो मोस्टली परेशान इस चक्कर में भी रहते हैं कि यार सब खुद करना है, बेड भी खुद असेंबल कर लेंगे, चीज़ें भी खुद असेंबल कर लेंगे क्योंकि हर चीज़ के चार्जेस हैं। मेरी सिस्टर ही नोएडा में ही है, और दे वर शिफ्टिंग देयर हाउस फ्रॉम वन अपार्टमेंट टू अदर, तो आई वाज देयर। तो मैंने उनकी जो शिफ्टिंग देखी ना, तो मतलब क्योंकि हम भी घर वगैरह जब शिफ्ट करते हैं ना, तो वहाँ ये सब बातें बिल्कुल सही है। वहाँ कोई हेल्प नहीं होती, और हेल्प है ना तो आपकी औकात से इतनी परे है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कट जाओगे भाई। सर कितनी महंगी, वो भी एक बार बताना पहले स्टोरी की बात है हाँ। कि वहाँ कितनी महंगी है शिफ्टिंग वगैरह। जैसे अभी इसी शिफ्टिंग का मैं बताता हूँ कि जो शिफ्टिंग हुई, तो हमने बोला कि हम आ जाते हैं, हेल्प करा देते हैं। कि नहीं कोई हेल्प कराने की नहीं, हमने पोर्टर वोटर बुक कर रखे हैं, पोर्टर आएगा अपने आप सामान पैक करेगा, सब कुछ करेगा। और वो लिटरली हुआ ही यही, मतलब हमने देखा, क्योंकि वो IT में जॉब करते हैं दोनों पति पत्नी, तो हमने देखा कि भाई पोर्टर आया, टीम आई, एक 12-15 लोग आए, उन्होंने सब कुछ पैक किया, और वो सर्विस लिफ्ट से उठा के ले गए, उन्हें हर दिया, उन्होंने नंबर भी डाल रखे थे हर कमरे में, उधर जाके उन्होंने वो लगा दिया, उड़ेल दिया, काम खत्म, एक दिन में शिफ्टिंग हो गई। और यहाँ जो भी उनकी कॉस्ट आई होगी, ये सिमिलर काम अगर हम वहाँ करें, पहली बात तो पोर्टर जैसी सर्विस ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं उठता। वहाँ पे वो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं,
तो एक नॉर्मल 4 बेडरूम हाउस को अगर आप मूव करने चलोगे पैकेज एंड मूवर्स के साथ तो मिनिमम $10,000 एक शिफ्ट का लगेगा। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ जिनके पास सामान भी कम हो। और सो इट्स नॉट ईजी। हाँ, लेकिन इसको ना मतलब हमारी स्टूडेंट टाइम में, स्टूडेंट टाइम की भाषा में इसको रगड़ा भी बोलते हैं कि जब आप पहली बार जाते हो ना तो आपको नहीं आता, मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। एक्चुअली कुछ लोग मेरे जैसे को तो मैगी भी नहीं आती थी बनानी। मैं जब पहली बार घर से बाहर निकला, यूके पहुंचा, तो मुझे मैगी भी नहीं आती थी बनानी। तो बट धीरे धीरे सब आ जाता है यार, धीरे धीरे सब दाल चावल सब बनाना आ जाता है, सब अपने काम करने आ जाते हैं, अपना कच्छा धोना आ जाता है। तो जब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल क्योंकि जब तक घर में हो रहा था तब तक हो रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी यू गाइस आर यंग, तुम्हारी लाइफ में कोई आएगी वो नहीं धोएगी। खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। पर हम तो सर इंडिया में हमारे लिए कोई ना कोई कर देगा, ये एक सहूलियत है। नहीं देखो, भगवती करे तुम ऐसा कुछ मिले, लेकिन अगर ऐसा होता भी है ना तो आप लोगों की जनरेशन की थिंकिंग थैंकफुली काफ़ी चेंज हो गई है। हमारे टाइम लोगों की थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी। ये भी बात थोड़ी सी अच्छी है इंडिया में कि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आ गई है, जेंडर पैरिटी बहुत अच्छी हो गई है। लड़कियां आगे बढ़ के काफ़ी कुछ कर रही हैं। आई हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ योर एज, बहुत डिफरेंट थिंकिंग है। हमारे टाइम में नहीं था ये सब, तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। नई चीज़ डेवलप हो रही है, थिंकिंग डेवलप हो रही है, करिकुलम डेवलप हो रहा हो ना हो रहा हो सोच बदल रही है। लेकिन हाँ, बच्चों की सोच बदल रही है, नो डाउट। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करेंगे और उम्मीद है दोस्तों आपको भी मज़ा आया होगा। आज एक नई तरीके की बात हमने जानी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक नया एंगल हमने जाना। आप अगर ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो तो भाई आप भी कमेंट कर दो, आपको कुछ नया ऐड करना है इस कॉन्वर्सेशन में, एक नया POV देना है तो आप कमेंट कर दो, हम सब कमेंट्स गो थ्रू करते हैं। और बस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको सर की कोई हेल्प चाहिए तो सर का इंस्टाग्राम हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको बाय चांस लगता है कि सर अगर कोई आपकी हेल्प मांगे तो आप देख लेना अगर आप हेल्प कर पाओ। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कर दो। बस प्यार बनाए रखो, मिलेंगे आपसे। लव यू गाइस, बाय बाय।